नाजरीन विरासत की जो अराज़ी है उसकी तकसीम कैसे हो, एक मकान हो या 10 मकान हो, भाइयों में बहनों में विरासत किस तरह तकसीम होनी चाहिए, कानून क्या कहता है। और इसमें हमारा जो मज़हब है उसकी भी तालीमात मौजूद हैं कि किसका कितना हिस्सा है। इसके बावजूद जो है अदालतों में जो विरासत के केसेस हैं और झगड़े और तनाज़ात हैं उनमें इजाफ़ा होता जा रहा है। शहरियों को पता नहीं है या शहरियों में लालच बढ़ गया है कि दूसरे का हक खाना जो है वो अपना हक समझने लगे हैं। माहिर कानून वकार हुसैन हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं। जी ये बताएं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ये ट्रेंड बढ़ता जा रहा है कम होने की बजाय। क्या कानून कमज़ोर है या लोगों के अंदर जो ग्रीड है वो बढ़ गया है, या लोगों को कानून का पता नहीं है कि वो अंधे हो गए हैं कि दूसरे का हक खाने की कोशिश करते हैं, अपना हिस्सा तक महदूद रहने की बजाय वो आगे हाथ साफ़ करते हैं, दूसरे बहन भाइयों का हड़प कर जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये जो विरासत का टॉपिक है ये बहुत बड़ा टॉपिक है। जो आपने पर्टिकुलर क्वेश्चन किया, इसकी दो इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला तो है कि दीन से दूरी है, सबसे बड़ा इशू है। दीन से दूरी है, लोगों को पता नहीं है कि विरासत कैसे तकसीम होगी और ये कितना बड़ा टॉपिक है। और दूसरा इसमें है लालच का एलिमेंट, कि लालच बहुत ज़्यादा है। हर बंदा इसी कोशिश में है कि मैं दूसरे का हिस्सा हड़प कर लूँ। तो अगर इसको हम थोड़ा डीपली देखें तो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में सूरह निसा में सब के हिस्से मुकर्रर फरमा दिए हैं कि जब भी कोई मर्द या औरत इस दुनिया से रुखसत हो तो उसकी विरासत कैसे तकसीम होगी। उसके पूरे स्टेप वाइज पूरी डिटेल अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दे दी है। हमारी सबसे बड़ी जो नाकामी है वो ये है कि हम इस चीज़ को समझते नहीं हैं। कानून भी मौजूद है, शरीयत ने ऑलरेडी ये दिया हुआ है, पूरा डिटेल से चैप्टर दिया हुआ है। इसमें जब भी एक बंदा इस दुनिया से रुखसत होता है, मर्द हो या औरत, उसकी तकसीम का तरीक़ाकार ये है कि सबसे पहले जो विरासत छोड़ के जा रहा है उसका पहले तजहीज़ व तकफ़ीन उसमें से निकाला जाए मरने वाले का। फिर उसके ज़ुम्मे अगर कोई कर्ज़ है तो वो कर्ज़ अदा किया जाए। उसके बाद अगर उसने कोई वसीयत की हुई है तो उसकी वो वसीयत वो अदा की जाए। उसके बाद जो है पूरा पैटर्न आता है कि कैसे उसकी विरासत जो है वो तकसीम होगी। अब इसमें अगर थोड़ी सी डिटेल में जाए, क्या होता है, फ़र्ज़ करो एक बेवा है, उसकी बेटियां हैं और उसके बेटे हैं, इनको कितना कितना मिलेगा? इसका सर तरीकाकार ये है कि मरने वाले के विरासत में सबसे पहला जो हक है वो है उसके वालिदैन का। अगर वो ज़िंदा हैं सबसे पहले उनको शेयर मिलेगा। उसके बाद जो उसकी बीवी है सेकंड नंबर पे उसका राइट आता है। अगर बच्चे हैं, औलाद है, तो अकॉर्डिंग टू कुरान करीम उसको 1/8 हिस्सा मिलेगा। और जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं उनको बच्चे को डबल और बच्ची को सिंगल हिस्सा मिलेगा। अब अगर एक से ज़्यादा बीवियां हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो 1/8 हिस्सा ही मिलेगा, लेकिन वो तमाम में फिर तकसीम हो जाएगा, तमाम बीवियों को तकसीम हो जाएगा वो वाला हिस्सा। यानी अगर एक बंदा फौत हुआ, उसकी एक प्रॉपर्टी है, फ़र्ज़ करो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बीवियाँ 2 हैं और 1/8 जो हिस्सा बनता है, 1/8 उसको 1/8 उसको नहीं मिलेगा बल्कि उसी 1/8 का हाफ मिलेगा दोनों को। जी 1/8, चूँकि बीवियाँ 2 हैं 1/8 होगा, इसको 1/16 आप कह सकते हैं, क्योंकि 1/8 हो जाएगा वो दोनों बीवियों में बराबर तकसीम हो जाएगा। वो दोनों मतलब एक 2 बीवियाँ हैं तो दोनों का आधा आधा कट लग जाएगा उसमें। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो अब ये जो झगड़े शुरू होते हैं इसमें मुमकिन वजूहात क्या होती हैं झगड़ों, मतलब केसेस जब आते हैं अदालतों में, देखो जाली वो कहते हैं जी उसने लिखवा लिया, बहन का हिस्सा लिखवा लिया, भाई कहता है मुझे कम मिल गया, मुझे महरूम कर दिया, वो कहता है मुझे महरूम कर दिया। असल में इसमें होता ये है कि प्रॉपर्टीज़ ना 2 तरह की होती हैं। इसमें एक तो है जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है वो आती है सिविल कोड के दायरा अख्तियार में। जो है एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी, वो आती है महकमा रेवेन्यू के अंडर। तो साबका अदवार में होता ये था कि आप जाके जस्ट एक अपना आईडी कार्ड की कॉपी दें और अपना वहाँ पे 2-3 एविडेंस पेश करें तो वो विरासत जो है तकसीम हो जाती थी। ये इसमें बहुत ज़्यादा फ्रॉड का एलिमेंट था कि लोग किसी ना किसी को, बहन को, भाई को, फॉर एग्ज़ाम्पल 4 भाइयाँ 2 अब्रॉड रहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो उनको बताए बगैर ही इधर महकमा रेवेन्यू से मिलके वो विरासत वगैरह तकसीम करवा लेते थे, कब्ज़ा उनका होता था। तो इसलिए लंबे लंबे केसेस चलते थे। अभी साबका अदवार में 2020 में इसमें ना बहुत अच्छी एक कानून साजी हुई कि नादरा को ये इख्तियार दे दिया गया कि नादरा जो है वो लेटर जारी करेगा। उसमें बेनिफिट ये हुआ कि हर जो शेयर होल्डर है, जो वारिस है, उसकी विरासत होने से पहले बायोमेट्रिक होगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे है कि एक बंदा फौत हुआ, उसके 4 बच्चे थे, एक ऑस्ट्रेलिया में है, एक इंग्लैंड में है, 2 पाकिस्तान में है। अब वो विरासत तकसीम करने के लिए जाते हैं नादरा में, तो नादरा वाले एक ट्रैकिंग आईडी इशू कर देते हैं
वो ट्रैकिंग आईडी से वो ऑस्ट्रेलिया में बैठ के या इंग्लैंड में बैठ के उधर से ही बायोमेट्रिक कर सकते हैं। जब तक वो बायोमेट्रिक नहीं करेंगे तब तक वो लेटर इशू नहीं होगा, और इससे फ्रॉड जो है वो मिनिमम हो गया, काफ़ी हद तक कम हो गया। और इसमें एक शिक थी कि अगर किसी वजह से नादरा इशू नहीं कर सकता, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा माइनर है, उसकी बायोमेट्रिक नहीं हो सकती, तो एक डिक्लाइन सर्टिफिकेट जारी करते थे, उसके बाद आप सिविल कोर्ट जा सकते थे। अब 2025 में उसमें भी चेंजिंग आ गई है कि आप डायरेक्ट भी सिविल कोर्ट में जा सकते हैं। तो कोशिश तो यही है गवर्नमेंट की भी कि इसको मिनिमम से मिनिमम किया जाए। अच्छा ये बताएं कि फ़र्ज़ करो एक बंदा फौत हो गया, विरासत का इंतकाल कराना है, बच्चों ने प्रॉपर्टी अपने नाम करानी, जितना जितना उनका हिस्सा बनता है, तो वो पहले किस से रजू करें? इनके 2-3 स्टेप क्या है कि वो कहाँ जाएं, फिर क्या करें कि उनके नाम मुंतकिल हो जाए? जी जी। अब इसमें अगर तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, अगर तो एग्रीकल्चर लैंड है तो वो अपने इलाके के जो तहसीलदार साहब हैं वहाँ पे एक एप्लीकेशन गुजारेंगे कि हमारे वालिद साहब की या वालदा की ये प्रॉपर्टी थी और हम इसके वारसान हैं। उसमें आप एफआरसी जमा करवाएंगे, साथ डेथ सर्टिफिकेट देंगे। वो वहाँ से प्रॉपर वेरिफिकेशन करने के बाद जिसका जितना शेयर बनता है अकॉर्डिंग टू शरीयत वो वहाँ पे जमा करवा देंगे शजरा बना के, तो वो सबको उसका हिस्सा मिल जाएगा। ऑन दी अदर हैंड अगर आपके पास रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है फिर आप सिविल कोर्ट में जाएंगे। सिविल कोर्ट में जाके वहाँ पे सूट फॉर डिक्लेरेशन फाइल करेंगे कि हमारे वालिद साहब की या वालदा की डेथ हुई है, तो ये हम पीछे वारसान हैं। उसके लिए एफआरसी मस्ट है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो नादरा ही इशू करता है। उसके अंदर तमाम बहनों का, भाइयों का वो नाम आएगा, तो वो प्रॉपर उसकी वो प्रोसीजर है, कोर्ट प्रोसीजर अडॉप्ट करने के बाद तो वो फिर जिसका जितना शेयर है सबको मिल जाएगा। अच्छा ये जो बीच में पटवारी का अमल दखल होता है, पटवारी का जो उसको माल मांगता है, माल खुआना पड़ता है, विरासत का इंतकाल कराने के लिए भी, नकूल हासिल करने के लिए भी, तो उससे शहरी कैसे बचें? बेसिकली जो विरासत की मुंतकली है, इंतकाल है, इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से कोई बहुत ज़्यादा फ़ीसेस नहीं होती, जिस तरह एफबीआर की फ़ीसेस हैं या ट्रांसफ़र रजिस्ट्री के ऊपर फ़ीसेस होती हैं। ये जस्ट इंतकाल की मामूली सी फ़ीस होती है, 2-4-5 हज़ार रुपये इसका ख़र्चा है। तो इसका बेहतरीन तरीकाकार ये है कि आजकल लैंड रिकॉर्ड सेंटर बने हुए हैं, बल्कि मोबाइल ऐप से भी आप अपना एरिया लिख के फ़र्द निकाल सकते हैं। फ़र्द निकालें, एफआरसी हासिल करें, सबके आईडी कार्ड की कॉपियाँ लें और जाके वहाँ पे एप्लीकेशन जमा करवा दें। तो उसका तरीकाकार बड़ा सिंपल सा है, इसमें कोई 10 से 15 दिन लगते हैं, ताकि उन्होंने वेरीफाई करना होता है कि किसी वारस को महरूम तो नहीं किया जा रहा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैंने एक केस किया, तो एक बंदे की डेथ हुई तो उसकी 2 बीवियाँ थी, एक बीवी में से बच्चे थे और एक में से नहीं थे। तो जो पहली बीवी और बच्चे थे उन्होंने दूसरी बीवी को शो ही नहीं किया। उन्होंने बाकायदा जाके बयान हल्फी दिए कि हमारे वालिद साहब की एक ही शादी थी और हम ही बच्चे हैं, तो वो उनकी विरासत तकसीम होगी। जैसे हमें फिर पता चला तो हमने वो फिर कोर्ट में भी केस किया, और बल्कि ये तो मैं एक और चीज़ बताता चलूँ कि फ़ौजदारी जुर्म भी है, तो इसके अंदर भी सीआरपीसी के अंदर भी हमें प्रोसीजर दिया गया है। अच्छा जब कोई एक फरीक जो है इस तरह हेरा फेरी करता है, किसी वारिस को छुपा लेता है, उसको हक से महरूम कर दे, अपने नाम करा ले, यानी हड़प कर जाए, तो फिर वो ज़ाहिर एंटी करप्शन का जुर्म बन जाता है, तो वो एंटी करप्शन का केस उस पर दायर हो सकता है? एंटी करप्शन का केस तब दायर हो सकता है जब इसके साथ कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल भी मिला हुआ हो। फॉर एग्जांपल एक बंदा जाके कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट करता है, डॉक्यूमेंट जाली बना के चला जाता है और जाके वहाँ पे विरासत का इंतकाल करवा लेता है। वो अगर पटवारी तहसीलदार से मिलके साजबाज करके कुछ इस तरह कर ले, फिर वो एंटी करप्शन फिर वो हो सकता है, क्योंकि अगर पटवारी, तहसीलदार या कोई भी रेवेन्यू का ऑफिसर या कोई भी अमले का बंदा साथ मिलके साजबाज होकर करे तो। ये जिस तरह आपने कहा एक बीवी और उसके बच्चों ने साजबाज करके वो अपने नाम करा लिया, दूसरे को महरूम कर दिया, ऐसे लोगों के लिए क्या सज़ा है कानून में? अगर औरत को आप उसके हक़ से महरूम करते हैं तो इसके लिए पीपीसी में सज़ा मौजूद है कि वो औरत थाने में एप्लीकेशन दे के एफआईआर दर्ज करवा सकती है और अपना राइट लेने के लिए मुतलका फोरम पे भी जा सकती है, एप्लीकेशन दे सकती है। वो सारी चीज़ें सेटिस्फाइड हो जाएंगी। और इसमें एक और चीज़ अहम है कि इसमें लिमिटेशन भी लागू नहीं होती, यानी कि हमारे यहाँ कवानीन में लिमिटेशन है कि आप 30 दिन के अंदर, 3 माह के अंदर जाके अपना राइट ले सकते हैं, लेकिन जो विरासत है इसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। अच्छा, आपका मतलब है कि अगर कोई बंदा फौत हुआ है तो उसकी विरासत जो है, चाहे आप 2 दिन बाद कराएं या 10 साल बाद कराएं, एक ही बात है? जी जी, विरासत जब मर्ज़ी आप करवाएं, इसके ऊपर लिमिटेशन नहीं है, लेकिन करवानी तो डेफिनेटली जल्दी चाहिए। लेकिन अगर किसी को महरूम कर दिया गया, फॉर एग्जांपल वो अब्रॉड था, उसको 2-4 साल बाद पता चला, तो वो तब भी आके ये नहीं होगा कि वो टाइम बार्ड हो गया। वो जब भी उसको पता चले कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, धोखा हुआ है, तो वो अपना हक लेने के लिए अदालत से रजू कर सकता है। अच्छा, ये जो बहनें होती हैं, भाई उनको महरूम कर देते हैं, अपने नाम करा लेते हैं, पहलों को जनाब वो समझा समझू के उनको कहते हैं कि जनाब
भाइयों का मान बढ़ाओ, तुम हिस्सा ना लो, उनको क्या कहेंगे? बेसिकली मैं तो उन सबको यही कहना चाहूँगा कि जब शरीयत नाज़िल हुई, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौरे अपना हुकूमत में ये वाज़े कर दिया कि बहनों को हिस्सा दिया जाए। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने लिख दिया, तो भाइयों को तो नंबर वन चाहिए कि उनका शेयर खुशी खुशी देना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ चूँकि कल्चर ऐसा है, हम चूँकि हिंदुस्तानी कल्चर की वजह से हमारे यहाँ ये रिवाज है कि बहनों को हिस्सा नहीं दिया जाता। लेकिन अब भी ये काफ़ी हद तक मिनिमम हो गया है, लेकिन अभी भी हैं, इश्यूज़ हैं अभी भी। तो वो बहनें चूँकि भाइयों के साथ रह रही होती हैं, घर होती हैं, तो उनको कह दिया जाता है कि जी आप भाइयों को हिस्सा दे दें, जो कि सरासर ज़्यादती है। तो मैं ये समझता हूँ कि भाइयों को चाहिए कि जिस तरह वो अपना हिस्सा खुशी से लेते हैं, बहनों को भी उनका हिस्सा खुशी से दें। बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने सुना विरासत जो है उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, अगर आपको उसकी थोड़ी जानकारी हो तो यकीनन आप अपने हक़ का दिफा भी कर सकते हैं। अगर आप जो है जितने भी बच्चे हैं, फैमिली के अफराद हैं जो वारिस कल को बनने वाले हैं, उनका जो रिकॉर्ड है नादरा में दुरुस्त होना चाहिए, ताकि उसके मुताबिक उनको जायदाद के जो भी उनका शेयर बनता है मुंतकिल हो सके। अगर दूसरी शादी का मामला है या उसमें कोई पेचीदगी है या किसी की औलाद नहीं है और ख़ानदान के दीगर अफराद को प्रॉपर्टी मुंतकिल होनी है, तो उस हवाले से भी चीज़ों को हम जो है वारसान जो है अपनी नज़र रखें उस मामलात पर। तो बहुत सारे झगड़ों से, केसेस से और फ्रॉड से भी बचा जा सकता है। अपना ख्याल रखिएगा।